जो भी जिम्मेदार राजस्व विभाग के और पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, प्रेमचंद यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता थे और उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। तो निश्चित तौर पर उनकी जो भाषा है उनकी पत्नी की वह ठीक नहीं है। हम सारे, लेकिन प्रेमचंद यादव के परिवार के लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उत्तर प्रदेश को सीरिया और अफगानिस्तान बनाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना को किस प्रकार से फेल करने का काम राजस्व विभाग के लेखपाल, राजस्व विभाग के कानूनगो, राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार और एसडीएम द्वारा किया गया। और इसी प्रकार से जो बीट का सिपाही होता है थाने का, उसके द्वारा, एसएसआई के द्वारा, एसआई के द्वारा, एसओ के द्वारा और सीओ के द्वारा किया गया। तो यह निश्चित तौर पर 10 सालों में इस घटना की पृष्ठभूमि तैयार करवाई गई। पहले तो जो भी घटना हुई है उसकी हम लोग निंदा करते हैं और उसमें जो मृतक है, चाहे प्रेमचंद यादव जी हों, सत्य प्रकाश दुबे जी और उनका परिवार, दोनों लोगों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब दो पक्षों के बीच में विवाद होता है तो निश्चित तौर पर उस विवाद की पृष्ठभूमि लोकल तौर पर एक होती है और जमीन से संबंधित बेसिकली विवादों में आसपास के ही रहने वाले लोग होते हैं, जिनके पीछे के विवाद शुरुआत में तो छोटे से शुरू होता है लेकिन कालांतर में वह बड़े विवाद का रूप ले लेता है और कहीं भी कोई लगी हुई एक छोटी सी चिंगारी या कोई छोटी सी आग बड़े दावानल का रूप ले लेती है और सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। तो इस मामले में यही हुआ। 2014 में प्रेमचंद यादव जी अपना आवास बनवा रहे थे जिससे कि सत्य प्रकाश दुबे के घर आवागमन की प्रक्रियाएं, रास्ते प्रभावित हो रहे थे, जिसको लेकर के सत्य प्रकाश दुबे जी एप्लीकेशन थाने पर देते हैं, पुलिस अधिकारियों को देते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को देते हैं। उसकी सुनवाई नहीं होती। मामला कचहरी, अदालत, तहसील और एसडीएम तक पहुंचता है, जिला मुख्यालय देवरिया तक पहुंचता है। वहां पर भी ये लोग एप्लीकेशंस देते हैं, सत्य प्रकाश दुबे एप्लीकेशन देते हैं और प्रेमचंद यादव उसकी बचाव की प्रक्रियाएं करते हैं। दोनों में दुश्मनी बढ़ती चली जाती है, रंजिश बढ़ती चली जाती है। इसी बीच में सत्य प्रकाश दुबे के लड़के का अपहरण होता है और वह गायब हो जाता है, जिसके भी आरोप प्रेमचंद यादव के परिवार के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन वो अभी तक साबित नहीं है। अभी प्रेमचंद यादव की हत्या कुछ दिन पहले हो जाती है। उससे आक्रोशित होकर उनके परिवार के और उनके नाते रिश्तेदार संबंधित लोग सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर हमला करते हैं और उनके घर में छोटे बच्चों तक को भी मार देते हैं। एक अनमोल दुबे अभी हॉस्पिटल में है, जिसको देखने माननीय मुख्यमंत्री जी गए भी थे। तो निश्चित तौर पर इस घटना की पृष्ठभूमि जो है वह यह है कि यदि इस मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने संज्ञान लिया होता, माननीय मुख्यमंत्री का जो एकदम स्वप्निल प्रोजेक्ट है आईजीआरएस, जिसके माध्यम से आप फोन करके भी अपनी शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं और उसकी पूरी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है, उस तरह की मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना को किस प्रकार से फेल करने का काम राजस्व विभाग के लेखपाल, राजस्व विभाग के कानूनगो, राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार और एसडीएम द्वारा किया गया। और इसी प्रकार से जो बीट का सिपाही होता है थाने का, उसके द्वारा, एसएसआई के द्वारा, एसआई के द्वारा, एसओ के द्वारा और सीओ के द्वारा किया गया। तो यह निश्चित तौर पर 10 सालों में इस घटना की पृष्ठभूमि तैयार करवाई गई। सर, एक तरफ अगर बात किया जाए, जो प्रेमचंद यादव की पत्नी है वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहने के अनमोल दुबे के पास मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वही हमारे यहाँ अभी तक कोई मिलने के लिए नहीं आया है। और वही जो राजस्व टीम की जो अधिकारी है, कहने के मृतक के बाद अगर बात की जाए, एक दिन बाद कहने के जो पूरा सिकड़ा लेकर वहाँ पर आए हैं, नापने जोखने का काम करें। क्या इसके पहले जो राजस्व टीम के अधिकारी थे क्या सोए हुए थे क्या? देखिए, प्रेमचंद यादव जी के जो भी परिवार में लोग हैं, उनकी पत्नी, उनके साथ मेरी सिंपैथी है और सरकार की भी सिंपैथी इस पर जरूर है। लेकिन जिस प्रकार का कार्य, एक हत्या का जवाब जिसमें अभी साबित भी नहीं था कि सत्य प्रकाश दुबे ने उसकी हत्या की या उस हत्या में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था, उसमें एफआईआर हुई थी, पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन प्रेमचंद यादव के परिवार के लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उत्तर प्रदेश को सीरिया और अफगानिस्तान बनाने का प्रयास किया। समाज का आक्रोश इस विषय के प्रति है और जिस तरह से प्रेमचंद यादव के रहते हुए
कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नापी करने का प्रयास नहीं किया, और पुलिस के अधिकारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी आके उनके यहाँ दरबार करके चले जाते थे, तो इसका मतलब कि वो उनके प्रभाव में थे। तो जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी उनके प्रभाव में थे, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी इस हत्याकांड का दोषी बनाया जाना चाहिए। 147 120 बी में उनको भी 302 में अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। और अगर यह बात निकलकर सामने आ जा रही है कि वह सरकारी जमीन थी और 500 से ज्यादा प्रार्थना पत्र पेंडिंग थे या दिए गए थे, जिसका रेवेन्यू और पुलिस के अधिकारियों ने डिस्पोजल किया था, तो उन सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी कलम से यह रिपोर्ट लग करके माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय गई थी। तो निश्चित तौर पर इस मामले में हमारी संवेदनाएं उन सब लोगों के साथ है जिनकी इस मामले में मृत्यु हुई है। परंतु गलती यह है कि उत्तर प्रदेश को सीरिया और अफगानिस्तान बनाने का जो प्रयास किया गया, इसलिए सरकार का यह दायित्व है कि जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है उनके साथ संवेदना व्यक्त करे और प्रॉपर तरीके से जांच करे, ताकि इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। अच्छा सर, जो मतलब वर्तमान में जो सरकारी विभाग के अधिकारी हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई लगातार लगभग हो ही रहा है, लेकिन इसके पहले 10 साल से मामला ये चल रहा था, लेकिन 10 साल पहले जो कहने के पूर्व अधिकारी रहे होंगे उसमें लिप्त रहे होंगे, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होना उचित है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। देखिए, आप सरकारी अधिकारी के रूप में किए गए कार्यों के दायित्व से बच नहीं सकते हैं, चाहे आप रिटायर हो गए हो, चाहे कहीं और आप पोस्टिंग पे हो। तो निश्चित तौर पर इस मामले में पिछले 10 वर्षों में और इस तरह के जितने भी मामले पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट के बनाए जाने के बाद उन पर सरकार उसका संज्ञान ले रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने डीजीपी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव गृह के साथ को बुला करके उनसे पूरी रिपोर्टिंग ली है, और वहां के विधायक सलभ मणि त्रिपाठी जी ने भी जाकर के पूरी रिपोर्टिंग दी है। तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के मामले हैं वो सारे खोले जाएंगे, और जो भी जिम्मेदार राजस्व विभाग के और पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, हमारे यहां देखिए बहुत पुरानी कहावत है, अपराध 3 वजहों से होता है, जर जोरू जमीन। पत्नी, संपत्ति मतलब स्त्री, संपत्ति और जमीन, ये 3 वजह होते हैं अपराध के, बड़े अपराध के। और इन तीनों अपराध की वजहों की को मेंटेन करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की है। तो राजस्व विभाग और पुलिस के विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ यदि प्रॉपर कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का निलंबन उसको कोई सजा नहीं है, उसमें उसको आधी तनख्वाह मिलती रहेगी, कुछ दिनों बाद वो निश्चित तौर पर पुनः बहाल हो जाएगा। तो इस मामले में उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की लीपापोती करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। मैं जानता हूं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले में पूरे प्रदेश के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे, और ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरे प्रदेश में इस तरह यह घटना उदाहरण बनेगी। और जो भी लोग जिस भी जिले में बैठे हुए लोग हैं और दबंग व्यक्ति के प्रभाव में यदि किसी मजलूम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वह सावधान होकर के उस विवाद को समाप्त कर लेंगे, अन्यथा एक बड़ा अभियान चला करके इन सारे लोगों को जेल की शिक्षों के पीछे डाला जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर। वह अगर दूसरी तरफ बात किया जाए, जो प्रेमचंद यादव की पत्नी है, मैंने उनसे जब बात करने की कोशिश किया तो वह कह रहे कि हमारे साथ जातवायता किया जा रहा है। क्या सर, अगर आप बताइए, अगर कोई अपराधी है, क्या अपराधी का जाति धर्म कोई मजहब होता है क्या? ऐसा उनकी पत्नी का कहना है। देखिए, प्रेमचंद यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता थे और उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। तो निश्चित तौर पर उनकी जो भाषा है उनकी पत्नी की, वह ठीक नहीं है। हम सारे लोगों की जिम्मेदारी यह बनती है कि इस मामले को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र का रूप न दिया जाए। इस मामले को यह माना जाए कि एक व्यक्ति की हत्या हुई और उस व्यक्ति के परिजनों ने उस हत्या के शक में छोटे छोटे बच्चों तक को मार डाला। न तो वे किसी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और न तो कोई जाति व मनुष्यता की लड़ाई चल रही थी। यहां संपत्ति से संबंधित विवाद था, उसका निस्तारण उत्तर प्रदेश सरकार करने में सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री उसको स्वयं संज्ञान में लिए हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीर और क्षीर का विवेक करने वाले विवेकवान संत शासक हैं।
मतलब हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे यहाँ राजा को संत होना चाहिए। हमारे यहाँ रामचंद्र जी जब वनवास में जाते हैं तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जिस प्रकार से संत के रूप में, ऋषि के रूप में रह करके शासन करते हैं, उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी इस वक्त उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर किसी भी जाति के साथ, कोई भी किसी धर्म के साथ, किसी वर्ग के साथ कोई विभेद की कोई संभावना नहीं है। जो भी अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं, चाहे वो जाति का आवरण ओढ़ना, चाहे धर्म का, चाहे क्षेत्र का। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मतलब मैटर को लेकर राजनीति कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? राजनीति तो के गिद्ध आपको दिखाई देने लगे होंगे देवरिया के आसमान में। ये लोग इसी तरह के मौकों की तलाश करते हैं जिससे समाज में विभिन्न वर्गों को लड़ाया जा सके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। अभी आपको राजनीतिक गिद्ध कई पार्टियों के वहाँ दिखाई देंगे। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आपको वहाँ पहुँचते हुए दिखाई देंगे, और क्योंकि उनको लगता है कि लाशों पर राजनीति की जानी चाहिए। ये लोग आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके बारे में मैं बहुत नहीं कहना चाहता, जनता जानती है। क्या लगता है सर, आने वाले समय में इनके ऊपर क्या विभागीय कार्रवाई वो बड़ा हो सकता है या नहीं? FIR होगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखिएगा, मैंने 2 दिन पहले कहा था ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेखपाल से लेके पुलिस डिपार्टमेंट के बीट के सिपाही तक कार्रवाई होनी चाहिए, और बीट का सिपाही और लेखपाल से लेके SDM और CO तक सस्पेंड हुए हैं। आप देखिएगा इस मामले में इन लोगों के ऊपर FIR भी होगी, लापरवाही की FIR होगी, और निश्चित तौर पर इस मामले में बड़ा संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में। मित्रों, आपकी क्या राय है देवरिया के घटना के ऊपर? जिस तरीके से पूरा देवरिया ही नहीं, पूरा प्रदेश अपना दहल गया है, और इसी के संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे प्रसिद्ध अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी। और आपकी क्या राय, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।